हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं डेली आपका जो कल से है प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू कर दिया है, वो है यूजीसी नेट और बीपीएससी द्वारा 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। तो जितने भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम होने हैं अभी आगामी में, तो वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको मिलना ही तय है। और ये ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है और वैसे प्रश्न को मैंने लिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना यहाँ से आपकी बनने वाली है। तो इसे बिल्कुल करें। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट मैंने जो रखा है, इसमें व्याकरण के भी प्रश्न रखे हैं और साहित्य के भी प्रश्न। तो दोनों को मैं जिस पैटर्न पर एग्ज़ाम हुई थी तो उसी पैटर्न को मैंने देखकर और उसी तरह का मैंने पैटर्न यहाँ पर भी रखा हुआ है। हालांकि 5 ऑप्शन तो मैंने नहीं रखा है, लेकिन जो भी रखा है वो आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो इसे पूरा देखें और काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपकी, चाहे वो हिंदी क्षेत्र का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से प्रश्न मिलेंगे ही आपको। तो चलिए बढ़ते हैं। तो कल मैंने 50 प्रश्न करवाए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और पसंद भी की गई। तो चलिए आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो फिर 50 प्रश्न ही मैं आज लूँगी, ठीक है। और ये जो प्रश्न है इसमें जैसा कि मैंने बता ही दिया कि साहित्य से और व्याकरण दोनों मिक्स मैंने प्रश्न बनाया है, क्योंकि व्याकरण भी आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ से ही 22-23 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और 6 to 8 में भी व्याकरण पूछे ही जाने हैं, तो इसीलिए मैंने और यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप टाइम पर देख सकें इसको। और अपने वीडियो जो मेरा चैनल है वीडियो है वो शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है। तो 51 है प्रश्न। तो ये है कृष्ण गीतावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली है। और ये जो कृष्णायन है ये द्वारिका प्रसाद का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत है। तो अलवार महिला संत कौन थी, तो ये अंडाल थी। चलिए अगला प्रश्न है। और मीराबाई को और सहजोबाई जो कि आपके सिलेबस में भी लगी हुई है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, तो सहजोबाई भी भक्ति काल से थी और मीराबाई भी, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलाखंड का रचयिता कौन है। तो आलाखंड तो किसके द्वारा रचित है, तो ये जगनिक द्वारा रचित है। और उसकी एक पंक्ति जो है काफ़ी फेमस है कि 12 बरिश कुकुर जीवे अरु 13 जिए सियार और बरिश 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति जो है काफ़ी फेमस है, आपको ध्यान में रखना है, पूछी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कटराबी आरजू, यहाँ पे आरजू होगा, ठीक है, आरजू होगा यहाँ पे। तो कटराबी आरजू जो है किसकी है रचना। तो ऑप्शन है असगर वजाहत, बी ऑप्शन है गुलशेर खा सानी राही मासूम रजा, या फिर डी ऑप्शन है अब्दुल विस्मल्ला। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो राही मासूम रजा का, और ये जो रचना है ये 2009 की है, तो साथ में ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह की है, तो देख लीजिए, पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, या फिर पीली शाम। तो ये पीली शाम जो है शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह है। बाकी बात जो है ये पीली छतरी वाली लड़की किसका है, तो आप कमेंट करके जरूर से बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर यानी कि यात्रा वृतांत पे आधारित है। तो ये है एक सहसा, एक बूंद सहसा उछली, और बाकी बात आत्मनिपत, बावरा अहेरी और जयदोल, ये भी
क्या है, तो ये काव्य संग्रह है। लेकिन यात्रा वृत्तांत जो है उनका एक बूंद सहसा उछली, तो ये इनका यात्रा वृत्तांत है। और बाकी को भी आप ध्यान में रखिएगा। आत्मनिर्भर 1960 का है, बावरा अहेरी जो 1954 का है, जयदोल 1969 का है। तो बाकी कविता संग्रह को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रपद्यवाद किसका पर्याय है, यानी कि प्रपद्यवाद का दूसरा अन्य नाम क्या कहा जाता है, तो ये नकीनवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम सही है, सही पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा नाम सही है, तो तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक। चलिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे तार सप्तक भी, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, जो पहला तार सप्तक नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो बता ही दिया मैंने। चलिए, तो पहला तार सप्तक नहीं होगा, हालांकि तार सप्तक से शुरुआत होता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है, तो ये किया है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो कौन नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, या 4 ऑप्शन में क्या है, श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है ये द्विवेदी कालीन है। ठीक है, द्विवेदी कालीन है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, तो रीतिबद्ध कौन नहीं है, मतीराम है, केशवदास है, घनानंद नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, और चिंतामणि जो है ये रीतिबद्ध हैं, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही अनुक्रम लगाना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें 4 रचनाएं दी गई है, कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज और प्रिय प्रवास। तो ए ऑप्शन ही आपका राइट होगा, क्योंकि कीर्तिलता जो है 14वीं शताब्दी की है, रामचरितमानस जो है ये 15वीं शती की है, रसराज 16वीं शती की, और प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, तो किसने किया है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित, तो ये किया है जीव गोस्वामी के द्वारा, रूप गोस्वामी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है, तो ये माना है दंडी ने। अलंकारण, शोभाकरान, धर्मान, ऐसा कुछ है। ठीक है इनका। चलिए अगला प्रश्न है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो ये हो जाएंगे द्वैतवाद से, और शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य से, और विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। अगला है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो ये कहा है राहुल संस्कृत्यायन जी ने, और इन्होंने ही सिद्धों में सबसे पहले कवि जो कि हिंदी के पहले कवि माना है, तो वो माना है शरप्पा को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तो किस रचना का संबंध है, तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली, और बाकी बात ये सारे इन्हीं की रचना है। तो ध्यान में रखना है, बाहुक पीरा से उन्होंने लिखा था हनुमान बाहुक जानकी मंगल, जिसमें जो सीता जी का विवाह इत्यादि है, रामलला नहचू उनके नखचक यानी कि जो नाक छेदन होता है, तो ये बालपन का इसमें वर्णन है। तो यही सब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदीप क्या है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रीति सिद्ध कवि हैं, तो कौन से रीति सिद्ध कवि हैं, तो बिहारी आ जाएंगे, फेमस कवि है रीति सिद्ध के, और देव, मतीराम, पद्माकर, ये सारे रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न इनमें से कौन सा नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था बीपीएससी में ही इस बार। टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट में तो कितना ही बार ये रिपीट हो चुका है। तो ध्यान रखना है तीनों कवियों को, तीनों लेखकों को। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए सेम प्रश्न ये पूछा गया था, हालांकि मैंने वहाँ से कॉपी नहीं किया है। जो प्रश्न पूछा गया है ये मैं जो पहले से प्रश्न पूछा गया था वही लिया है। और देखिए एग्जैक्ट यही प्रश्न आप देख लीजिए, आप बीपीएससी का पेपर उल्टा के तो यही प्रश्न आपको सेम मिल जाएगा टीजीटी में। तो देख लीजिए प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। तो नकेनवाद के इनमें से कौन से नहीं है लेखक? तो कौन नहीं है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, केसरी कुमार हैं, केदारनाथ नहीं है, बाकी नरेश हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और केदार, तो ये दो और ये एक, ये नहीं है। तो इन तीनों को ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है टीजीटी में आपका। तो ये शंकु के हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका है रचना, नाटक है? तो ये है अजय शुक्ला जी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती का है? तो चलिए नीचे हो गया है, तो कौन सा है? तो ये है जिंदगी नामा, कब की है? तो 1979 का है। और आवा जो है चित्रा मुदगल का है, चित कोबरा जो है ये है मृदुला गर्ग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा जो है ये नागार्जुन जी का है। अगला प्रश्न है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं? तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो ये मैथिली नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये तालव्य होगा। तो उच्चारण स्थान को भी ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगला है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है? तो कब मिली है देख लेते हैं। तो ये मिली है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला है कि किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो ये बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। चलिए अब व्याकरण का मैंने प्रश्न लिया है, ठीक है। तो व्याकरण के प्रश्न से देखते हैं क्योंकि व्याकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने व्याकरण भी रखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? तो असंगत जो है वो हो जाएगा आपका सदैव, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये आपका वृद्धि संधि है। तो आकार है देखिए, तो जहाँ आकार हर्षही दुर्गही में जो अगर अ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं तो आकार बन जाते हैं, वैसे ही बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई का रूपांतर होता है। तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? तो असंगत जो है आपका जल्लौक हो जाएगा। तो अन्य ये हैं, अन्य सब जो हैं हिमालय, नित्यानंद और रत्नाकर, ये सारे वृद्धि संधि दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? तो असंगत आपको देखना है, तो इत्यर्थ जो हो जाएगा ये यन संधि होगा। बाकी बात ये सारे करुणावतार, युवावस्था और विद्यार्थी ये सारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? तो असंगत ही मैंने ज़्यादातर रखे हैं क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं संधि से रिलेटेड। तो विद्यालय, विद्यालय, महाशय, विद्यारंभ ये सारे दीर्घ संधि है। संख्यांगम जो है ये है आपका यन संधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत आपको बताना है कौन सा है इसमें से। तो तथैव, तथैव कौन सा है? तो ये वृद्धि संधि है। बाकी जो रविंद्र, कविंद्र और गिरिंद्र ये सारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
असंगत यहाँ भी पूछा जा रहा है, तो असंगत कौन सा है? तो अजंता अजंत है, क्योंकि ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और बाकी जो है ये सारे कपीस है, गिरीश है और बुद्धीश है, ये सारे दीर्घ संधि आपके हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहाँ भी वही है, तो यहाँ पे भी असंगत आपको देखना है। तो इसमें जो वाक्य जाल है ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, और महेंद्र, भारतीश्वर और रजनीश ये आपके हो जाएंगे दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? तो असंगत बताना है यहाँ भी। तो यहाँ पे जो आपका उद्योग है ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। बाकी बात भानुउदय, कटुक्ति और रघुत्तम ये हो जाएंगे आपके दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असंगत यहाँ भी देखना है। तो आपका जो नयन है, नयन, नयन, अन, यन, तो यहाँ पे आपका अयादि संधि होगा। और बाकी जो है आपका दीर्घ संधि होगा मंजूषा, भूफरी, वधूला, ये सारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत यहाँ भी आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है गावक होगा, गायक होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ भी क्या है, ये अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। और बाकी बात सभी जो भारतेंदु हैं, नरेंद्र हैं, देवेंद्र हैं, ये सारे जो हैं आपके वृद्धि संधि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नहीं ये चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि वैसे तो आप लोगों ने संधि को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो ला दूंगी, बहुत ही आसान तो बताइएगा आप कमेंट करके। वैसे मेरा जो ये मकसद था कि मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, तो सीधे प्रश्न ही कराऊँ, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ तक तैयारी तो कर ही ली होगी कि अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस ही लगा सकें। तो इस जो दृष्टिकोण से मैं ये प्रैक्टिस लेकर आई थी। और जिनको समझ में नहीं आएगा तो आप जो वीडियो है, वीडियो थोड़ा सा क्लोज करके आप देख लीजिएगा, और आप लगा सकते हैं कि आपको संधि अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें तो मैंने बता ही दिया गायक में, तो बाकी बात ये दीर्घ संधि हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका अयादि संधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसमें भी वही है, क्यों जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको कि मैंने व्याकरण और साहित्य दोनों मिक्स करके रखा है प्रश्न में। तो इसमें जो महवारी हो जाएगा ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और बाकी जो है प्रेत, महेंद्र, नरेंद्र, नरेश, तो ये सारे गुण संधि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा असंगत है? तो असंगत बताना है। तो गणेश, देवेश, ये सारे तो गुण संधि दिख रहे हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे व्यू ये व्यंजन संधि हो जाएगा, और महेश्वर भी हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? तो यहाँ भी वही प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है उदय जो हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। बाकी बात चंद्रोदय, परोपकार और परमोत्सव ये सारे गुण संधि हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है कि असंगत कौन सा है? तो अब्ज जो है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। बाकी ये तीनों जो है लोकोपयोग, महोत्सव और महोपदेश ये सारे गुण संधि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत कौन सा है? तो असंगत बताना है। तो इसमें जो है असंगत हो जाएगा उद्योग। ठीक है, उद्योग आपका व्यंजन हो जाएगा, और सप्त ऋषि, देवेश्री और महेश्वरी ये सारे हो जाएंगे गुण संधि। अगला प्रश्न है, इसमें असंगत बताना है आपको। तो असंगत जो हो जाएंगे इसमें, तो भूपरि जो है ये दीर्घ संधि हो जाएगा। बाकी एक एक, सदैव, तथैव ये सारे वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
असंगत बताना है। तो असंगत इसमें जो है ये आपके हो जाएंगे नरेंद्र। नरेंद्र जो होंगे ये गुण संधि के अंतर्गत आएंगे, और धर्मैक्य, विश्वैक्य और परमोषधि ये सारे वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, तो चलिए, तो पहला जो मॉडल सेट है यहीं पे समाप्त होता है। अगला मॉडल सेट मैं कल लेकर आने वाली हूँ। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न बनाए हुए हैं। अगर आप ये 500 प्रश्न आप कर लेते हैं एग्ज़ाम तक, तो आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। और चलिए, आप अगर व्याकरण सिर्फ करना चाहते हैं, आप इस तरह के प्रश्न करेंगे या सिर्फ साहित्य ही आपको करना है, तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपका व्याकरण व्याकरण जो तैयार है, और अगर आपका साहित्य सिर्फ करना है, तो वो भी बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से। एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।